अब मैं बोल रही थी क्या कि जो रिट्रेंचमेंट है, ठीक है ना, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है इतने लोगों की पे करने की। अभी देखो कितनी हालत बहुत सारी कंपनीज की खराब हो गई है ड्यू टू दिस पैंडेमिक, राइट। तो ठीक है, जेन्युइन एक रीजन है ना कि हमारे पास इतना, अभी हमारा प्रोडक्टिविटी कम हो गया, हमारा सेल कम हो गया, या हमारे सर्विसेज कम जा रहे हैं अभी मार्केट में, तो हमारे पास इतनी हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों को पे कर सके, राइट। तो उस समय एक डिसीजन लिया जा सकता है कि कुछ लोगों को आप रिट्रेंच कर दीजिए, यानी कि आप निकाल दीजिए, लेकिन ये निकालना परमानेंट होता है, यानी कि परमानेंटली आप उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल रहे हैं। तो ये रिट्रेंचमेंट मतलब समझ में आया? when employer is not able to pay or not able to bear that much expenses, in that condition they can cut down on their ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कटिंग डाउन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज को हम रिट्रेंचमेंट करते हैं, लेकिन ये परमानेंट काइंड ऑफ कटिंग डाउन होता है। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी निकाला है फिर जब हम कैपेबल हो जाएंगे उनको ले लेंगे। इसको हम ले ऑफ बोलते हैं। ले ऑफ होता है जिसको टेम्पररीली आप क्या कर रहे हैं, चूंकि आप जैसे सीजनल होता है गन्ना, शुगर फैक्ट्री, राइट, सीजनल होता है। जब शुगर केन का क्रॉप आता है तब उसमें काम होता है, 3-4-5 महीना होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट सीजन में ही काम शुरू होगा। तो यहाँ वहां पे ले ऑफ होता है। ले ऑफ होता है यानी कि 6 महीना आपने काम किया और अगले 6 महीने के लिए आपको आपका जो भी बेसिक प्लस डी है उसका 15% आपको घर बैठा के भी दिया जाएगा, और फिर जब सीजन वापस आएगा, हमारा काम शुरू होगा, तो आपको बुला लिया जाएगा। तो समझ में आया रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ में डिफरेंस? रिट्रेंचमेंट परमानेंट नेचर का होता है, फाइनल टाटा बाय बाय, राइट। लेकिन ले ऑफ टेम्पररी नेचर का होता है, अभी काम बंद है तो आप घर पे रह सकते हैं, फिर काम शुरू होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ले ऑफ बोलते हैं। क्लोजर तो कंप्लीटली शटिंग डाउन मैं बोल ही रही हूँ। तो ये तीनों जो है, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ या क्लोजर, ये 300 या 300 से अधिक एम्प्लॉय जिस किसी में भी है, उसमें इन तीनों चीजों के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। ये अमेंडमेंट करके इस क्लॉज को ऐड किया गया, राइट। ठीक है, इसके बाद एक और अमेंडमेंट किया गया जो 1982 में अमेंड किया गया, और इन इफेक्ट जिसको बोलते हैं अगेन इन्फोर्स करना, ठीक है, वो हुआ 1984 में, 2 साल के बाद। उसमें ये जो 300 का संख्या है ना, उसको 100 कर दिया गया था। यानी पहले था 300 या 300 से अधिक एम्प्लॉय जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको शट डाउन करने के लिए या ले ऑफ रिट्रेंचमेंट के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ऑल ऑफ ए सडन नहीं करेंगे, इसको कम करके 100 या 100 से अधिक एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसको सेम प्रोसेस। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल द प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, मतलब कॉम्पनसेशन मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मैम शायद आपको कॉम्पनसेशन एक्ट पढ़ाएंगी शिल्पा मैम, तो आपको कॉम्पनसेशन मतलब होता है सैलरी, ठीक है, जो हम पे करते हैं, कॉम्पनसेट करते हैं आपको, आपके काम के बदले में जो हम कॉम्पनसेशन देते हैं उसको सैलरी। और कॉम्पनसेशन, एक मिनट, ये भी होता है कॉम्पनसेट करना। मान लो कि तुम्हारा किसी एम्प्लॉय का फैक्ट्री में काम के दौरान कुछ नुकसान हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसको भी हम कॉम्पनसेट करते हैं, ठीक है ना। एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, कोई ऐसी डिसेबिलिटी होगी जिसको वो ओवरकम नहीं कर सकता, तो उसको थ्रू आउट लाइफ उसको गवर्नमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का रूल है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको कॉम्पनसेट करेगी, राइट। समझ में आया? उसको भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम कॉम्पनसेशन का मतलब होता है कि ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर, यानी जब आप शट डाउन कर रहे हैं अपनी कंपनी का, या आप टेम्पररीली ले ऑफ कर रहे हैं या रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉय को किस हिसाब से कॉम्पनसेट करेंगे, पे करेंगे। समझ? रिट्रेंचमेंट अगर होता है, नॉर्मली जो रूल है रिट्रेंचमेंट का, अगर रिट्रेंचमेंट होता है तो 3 महीने की सैलरी दे करके एम्प्लॉय को हटाया जाता है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन उसको दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है, इट विल टेक सम टाइम। तो उस बीच में उसका जो भी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल किया जा सके, इसीलिए उसकी जो भी सैलरी होती है वो अगले 2-3 महीने के लिए उसको पे करके निकाला जाता है। ये रिट्रेंचमेंट का रूल है। तो यही रूल ऑफ पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन है, इसको इसमें मेंशन किया गया, इस एक्ट में लिखा गया है। दूसरा है The procedure of prior permission of appropriate government, AG एक वर्ड होता है, appropriate government। appropriate government, सचिन को देखो फोन पे लगा हुआ। appropriate government का मतलब होता है क्या? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस केस में जो एप्लीकेबल है दैट बिकम्स appropriate government, राइट। इसीलिए हम AG बोलते हैं नॉर्मली।
ओके, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है उससे आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा फॉर लेइंग ऑफ और रिट्रेंचिंग द वर्कर्स और क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। दोनों क्लियर है? दोनों पॉइंट समझ में आया? एक में आप क्या कॉम्पनसेशन देंगे अगर ये तीनों आप करने जा रहे हैं, तो दूसरा ये तीनों करने से पहले आपको एजी से परमिशन लेना पड़ेगा, और तीसरा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अगर स्टैब्लिशमेंट में भी बोले तो समझना मैं किसी फैक्ट्री फर्म कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर किसी स्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉय के पार्ट से, एम्प्लॉयर के पार्ट से, या वर्कर्स के पार्ट से, या यूनियन के पार्ट से, यूनियन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, राइट, जिसको संगठित तौर से आ जाते हैं और वो अपने डिमांड्स को थ्रू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, तो उसको हम यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो यूनियन में, वर्कर में या एम्प्लॉयर के साइड से अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या कंट्रोलिंग फैक्टर्स होंगे या क्या उसके लिए पनिशमेंट होगा, पेनल्टी होगा, वो सब इस एक्ट में लेट डाउन है, लिखा गया है। यहां तक क्लियर? ठीक है। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट, भूल गए? जम्मू एंड कश्मीर। वेरी गुड, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। अब पता नहीं उसको वहां पे भी एप्लीकेबल हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे वो चेंजेज हुए हैं, लेकिन जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था तो पूरे थ्रू आउट इंडिया वो एप्लीकेबल है, यानी हर जगह उसकी एप्लीकेबिलिटी सेम है। नाउ इससे पहले हमने और भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल थ्रू आउट है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ना, थ्रू आउट इंडिया हर जगह एप्लीकेबल है। तो वो तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए हर जगह एक जैसा है, पढ़ा तो था। एप्लीकेबिलिटी का मतलब था कवरेज, राइट। अब इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है? ठीक है, हर एक बिजनेस इंडस्ट्री, कैसा भी मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी तरह का बिजनेस एंट्रेड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वर्कमैन, कितने लोग काम करते हैं उस इंडस्ट्री में, इससे कोई मतलब नहीं है उसमें। वो उस इंडस्ट्री के लिए पूरे थ्रू आउट इंडिया ये एप्लीकेबल है। सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो या तो मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएटेड है, या सर्विस से एसोसिएटेड है, या डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएटेड है, या भी किसी अन्य तरह का ट्रेड में संलिप्त है, लेकिन उसके लिए वो एप्लीकेबल है। कोई नंबर ऑफ वर्कमैन को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। आपको फैक्ट्री एक्ट नहीं पढ़ना, थैंक गॉड, क्योंकि वो वहां पे फैक्ट्री को डिफाइन किया जाता है जहां पावर वाला कंपनी जो पावर को यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है, वहां 10, या फिर जो नहीं यूज करता वहां 20, इस तरह के वर्कमैन होने पर उस जगह को हम फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है ना। वो फैक्ट्री का डिफिनेशन है, 10 या कम से कम 20 लोग होंगे पावर के साथ या पावर के बिना, यानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ, लेकिन उसे आपको नहीं पढ़ना। यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्कमैन का कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट मैंडेटरी, राइट। वो इस तरह के किसी भी ट्रेड या किसी भी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर? ठीक है। एवरी पर्सन, सारे लोगों पे एम्प्लॉय होगा जो किस तरह का काम करते, जो या तो हायर यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, या फिर परमानेंट हायर किए गए हैं, उनको सैलरी मिलता है। जो क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, जो स्किल्ड जॉब कर रहे हैं, जो अनस्किल्ड जॉब कर रहे हैं, जो टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, जो ऑपरेशनल जॉब कर रहे हैं, सब लोग इसमें कवर्ड होंगे, राइट। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लोग नहीं भी कवर्ड हैं। देखो अब कौन लोग कवर्ड नहीं है, हम उसकी बात करते हैं। पहले तो डिफेंस याद कर लो, डिफेंस पुलिस, ठीक है ना। कोई भी इसके अंदर नहीं आता है। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो प्रिजन का एम्प्लॉय है, मतलब जेल का स्टाफ है, वहां का एम्प्लॉय है, या फिर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों का एम्प्लॉय है, या पुलिस सर्विसेज में है, इन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, कोई भी ऐसा आदमी जो मैनेजरियल पोजीशन पे है, ठीक है, जो 10,000 से अधिक सैलरी पर मंथ ड्रॉ करा, ये बहुत पुराना है, मे बी अब ये जो लिमिट है वो चेंज हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी भी चेंज किया है। बाकी सारे जैसे ग्रेजुएटी में चेंज हुआ है, और भी कई कई पे ESI एक्ट में चेंज हुआ है, 25-30 हजार तक चला गया। पहले 5,000 था, फिर 10,000, फिर 15, फिर 20, फिर अब मुझे लगता है 30 तक पहुंच चुका है वो लिमिट। लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं, वो अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, शायद नहीं हुआ है। लेकिन जो इतना पैसा पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, या मैनेजरियल फंक्शंस कर रहा है, या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या फिर पुलिस का एम्प्लॉय है, वो उनके ऊपर ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पहले दिमाग में ऑब्जेक्टिव रखो कि इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टू इनकरेज गुड रिलेशन बिटवीन लेबर एंड इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड ए मीडियम ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट थ्रू एडजुडिकेटर अथॉरिटीज, यानी कि सबसे पहला पर्पस है अच्छा रिलेशनशिप को प्रमोट करना इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, और एक सेटलमेंट का, अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको एक सेटलमेंट का माध्यम देना, राइट? ओके। टू प्रोवाइड ए कमिटी फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन इंडस्ट्री and labor with the right of representation of registered trade union or by the association of employers। मैं बता देती हूँ, सेटलमेंट का मशीनरी देना या फिर वो मेजर्स देना जिससे उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सके। कैसे? आप वर्कर्स को राइट दे सकते हैं कि आप यूनियन को, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के थ्रू आइए, और एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयर एसोसिएशन होता है। दोनों जब एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्री मतलब आप समझ में आ रहा है ना, इंडस्ट्री में एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, राइट? तो अगर मान लो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, बहुत सारे इंडस्ट्री के बीच में लेबर्स और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो एम्प्लॉयर एसोसिएशन आगे आ सकता है, ठीक है ना, जो एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेगा, और ट्रेड यूनियन आगे आ जाएगा जो कि सारे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगा और वो बातें करेगी। जैसे बैंकिंग सेक्टर, ठीक है ना, कभी देखते हो कि सिर्फ पीएनबी में स्ट्राइक हुआ है? नॉर्मली नहीं ना, सारे बैंक एक साथ स्ट्राइक पे जाते हैं, यानी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक होता है ना। उसके उनके अपने बैंकर अपने एसोसिएशंस के थ्रू आते हैं, मैनेजमेंट जो उनका है वो अपना पॉइंट रखते हैं, और जो एम्प्लॉइज हैं बैंक के वो अपने यूनियंस के थ्रू जाते हैं और अपना पॉइंट रखते हैं, और तब बीच में समझौता होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नाउ तो ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर जो है वो एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कोई भी डिस्प्यूट का सेटलमेंट पर बात चल रही होती है, उस समय एम्प्लॉयर ले ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है ना, उस समय क्लोजर नहीं कर सकता, लॉकआउट बोलते यानी अपने फैक्ट्री पे ताला लगा के बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी बात को सलटाने की कोशिश की जा रही है, डिस्प्यूट को खत्म। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो आग में घी का काम करेगा और ज्यादा उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसी तरह जो एम्प्लॉयज है वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, ठीक है, उस समय जिस समय बात हो रही है उस समय वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। हाँ, अगर वो नहीं फुलफिल होता है तो जा सकते, इसीलिए कहते हैं प्रिवेंट अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड का मतलब आपको पता चल जाता है पहले ही ना कि बैंक अभी 3-4 दिन के लिए बंद होने वाली है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि वो नोटिस देता है, एम्प्लॉइज अपने एम्प्लॉयर को नोटिस भेजता है, यूनियन अपने एसोसिएशन को, एम्प्लॉयर एसोसिएशन को नोटिस भेजता है कि अगर आप मेरी बातें नहीं मानेंगे तो फलाना फलाना डेट को स्ट्राइक करेंगे। समझ में आता भी? हम सबको पता होता है कि स्ट्राइक होने वाला है, जो भी बैंक का काम है कर लो, 2-3 दिन के लिए बैंक बंद हो जाएगा। कभी कभी वो कॉल ऑफ हो जाता है, यानी स्ट्राइक को पोस्टपोन कर देते हैं, नहीं करते हैं, बात सेटल हो जाता है तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अनऑथराइज्ड मतलब ऐसे अचानक से आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते और अचानक से आप लॉकआउट नहीं कर सकते। क्लियर? अब तो टर्म समझ में आ रहा है ना? ठीक। रीच आउट टू लेबर दैट हैज बीन लेड ऑफ अनराइटफुली, दैट हैज बीन लेड ऑफ और अनराइटफुली डिसमिस्ड। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ गलत तरीके से, मतलब नॉट जस्टिफाइड वे, ठीक है ना, न्याय तर्क संगत नहीं है, गलत तरीके से उसको ले ऑफ कर दिया गया है या फिर उसको डिसमिस कर दिया गया काम से जो कि उचित नहीं था, तो उस एम्प्लॉय तक पहुंचना और उसको न्याय दिलाना, ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का काम है। समझ में आया? डिस्प्यूट एक्ट का काम है। समझ में आया? अगर किसी एम्प्लॉय को के साथ गलत हो चुका है तो उसको वापस से जस्टिफाई करना, न्याय दिलाना, ये भी इनका एक पर्पस है। एंड द फाइनल वन इज कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड कंसिलिएशन। कंसिलिएशन मतलब आपको लोग समझा रहा है, ठीक है ना, आपका कंसिलिएशन, काउंसलिंग के थ्रू बात को सेटल करना। कंसिलिएशन मशीनरी होती है जो अपना कोई क्या कहते हैं, डिसीजन इम्पोज नहीं करती है किसी भी पार्टी पे कि आपको ये करना ही पड़ेगा, बस आपको क्या करती है, आपको समझाने का काम करती है, आपको आपका कंसिलिएशन का काम करती है। तो या तो कंसिलिएशन के मेजर से या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब कलेक्टिव
यानी इकट्ठा होकर के, बार्गेनिंग मतलब निगोशिएट करना, बातचीत करना होता है ना। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को साथ इकट्ठा ला करके दोनों के बीच बातचीत का माहौल क्रिएट करके उस डिस्प्यूट को सेटल करना, ये है इसका क्या मेन मकसद। क्लियर हुआ? ठीक है। प्रोवाइड लेबर, लेबर को कौन सा लो, कलेक्टिव बार्गेनिंग का और कंसिलिएशन का राइट प्रोवाइड कराना। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। चलो अब ये प्रिंसिपल क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स है, मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि ये जो न्यू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये किस सिद्धांत पे काम करता है। परमानेंट कंसिलिएशन कमिटी फॉर स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रहा है, स्क्रीन हाफ दिख रहा है। अभी देखो, दिख रहा है मैम, दिख रहा है मैम। ठीक। नाउ पहला पॉइंट है इसके प्रिंसिपल का, पहला पॉइंट है द परमानेंट कंसिलिएशन कमिटी फॉर द स्पीडी सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। समझ में आ रहा होगा, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट में एक परमानेंटली एक कंसिलिएशन कमिटी रहेगा जिससे कि डिस्प्यूट को टाइमली सेटल किया जा सके, कम समय में सेटल किया जा सके, बहुत ज्यादा समय नहीं लगे। ठीक है। दूसरा, कंपल्सरी आर्बिट्रेशन इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अबाउट। आर्बिट्रेशन का मतलब पता है क्या होता है? आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, आर्बिट्रेटर को हम लोग जिस अपने भाषा में बोलते हैं पंच, बोलते हैं ना। जब प्रॉब्लम्स आपस में नहीं सुलझती है तो हम कहाँ जाते हैं? पंच के पास। तो हम बीच में किसी को रखते हैं। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन मतलब होता है जहां पे आपको गवर्नमेंट आर्बिट्रेटर देगी, क्योंकि आपने खुद इनिशिएटिव नहीं लिया और ना सुलझा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। अब आपको उसी में जाना ही जाना है और उसका जो भी वो होगा वो बाइंडिंग होगा। ठीक है। तो कंपल्सरी आर्बिट्रेशन इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, जो भी है, जो गवर्नमेंट एक आर्बिट्रेटर देगी वो पूरा छानबीन करेगी, इंक्वायरी करेगी एंड देन अपना अवार्ड यानी कि फैसला, ठीक है ना, अपना डिसीजन सुनाएगी और वो इन्फोर्स करेगी, उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उस डिसीजन को। राइट। स्ट्राइक्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन मीटिंग्स आर प्रोहिबिटेड, जो हमने बताया था कि वो जब निगोशिएशन का बात चल रहा होता है, कंसिलिएशन का बात चल रहा होता है, उस समय स्ट्राइक्स या लॉकआउट नहीं कर सकते, वो मना होता है। सेट असाइड स्पेसिफिक टाइम्स फॉर कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन मीटिंग, यानी कि आर्बिट्रेशन के लिए या कंसिलिएशन के लिए बीच में किसी को लाना है, मीडिएशन बोलते हैं इसको, मीडिएशन थ्रू मिडिल मैन। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम को जब मिडिल मैन के थ्रू, तो उसको मीडिएशन भी बोलते हैं, आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन मीटिंग के दौरान या फिर आर्बिट्रेशन के दौरान या कंसिलिएशन के लिए एक टाइम स्पेसिफिक कर देना, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन होगा ना, या फिर चलता रहेगा अनवरत रूप से, नहीं। तो सेटिंग असाइड स्पेसिफिक टाइम मतलब टाइम बाउंड उस प्रोसीजर को कर देना कि इतने दिन में ये चीज हो जाना चाहिए। क्लियर? आगे पढ़ेंगे हम लोग वो टाइम के बारे में भी। म्यूचुअल कंसल्टेशन हैज टू बी सेट अप बिटवीन इंडस्ट्री एंड लेबर बाय द वर्क्स कमिटी, यानी एक वर्क कमिटी है जो म्यूचुअल कंसल्टेशन के लिए वर्क कमिटी में जाकर के एम्प्लॉय अपने प्रॉब्लम्स बोल सकता है और मैनेजमेंट उसका सॉल्यूशन बता सकता है। ठीक है। तो वर्क कमिटी का गठन होता है, पढ़ेंगे वर्क कमिटी क्या होता है। इनिशियल फेज है ये सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। राइट। तो म्यूचुअल कंसल्टेशन के लिए हर एक इंडस्ट्री में वर्क कमिटी का सेटअप किया जाता है, जहां पे इंडस्ट्री और यानी मैनेजमेंट और लेबर के बीच में आपसी बातचीत हो सकती है या किसी कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे को उठाया जाता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन लेबर एंड इंडस्ट्री हैव टू बी फॉरवर्डेड टू द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पर जाते हैं। अगर प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एस्टैब्लिशमेंट में 3-4 तरीके का आपको माध्यम दिया गया, वर्क्स कमिटी दिया गया है, कंसिलिएशन कमिटी दिया गया है, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल दिया जाता है, और भी बहुत कुछ होता है, उस सब के थ्रू अगर आपका प्रॉब्लम का निपटारा हो गया तो अच्छी बात है, पर हो सकता है नहीं हो, तो उसमें 3 टायर होता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्री लेवल पे। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अगर नहीं, लेबर ट्रिब्यूनल बोलते हैं, अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है। तीनों लेवल आएंगे उस पर भी। तीनों लेवल पे ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट समझ लो, जैसे हमारे यहाँ है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही लेबर
के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। क्लियर? ठीक है, ये बनाया गया कि जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है उस प्रॉब्लम को, उस डिस्प्यूट को आप कहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। इफ द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फेल्स टू हैंडल द केस, अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, देन एजी कैन फॉरवर्ड इट, देन दिस इज फॉरवर्डेड टू एजी एंड एजी विल फॉरवर्डेड टू नेशनल ट्रिब्यूनल और जहां भी उसको सही लगेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको आगे फॉरवर्ड कर देगी। ओके, चलो यहाँ पे इंट्रोडक्शन इतना ही मैंने लिखा है कि ये किस पर्पज से 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का बनाया गया था, ताकि फेयर टर्म्स पे एम्प्लॉय से काम करवाए और अच्छा रिलेशनशिप रहे किसके किसके बीच में? एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में एंड एम्प्लॉइज के बीच में, राइट? क्योंकि ये तीनों ही इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है। ठीक है, तीनों अलग अलग यूनिट है और इनमें कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और ऐसे ही डिस्प्यूट को हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गए। यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का रिलेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, आपके डोमेस्टिक डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वो वहां पर नहीं है, राइट? ठीक है, चलो अब देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या क्या है, कौन कौन से, पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, जो मैंने भी बोला। डिस्प्यूट क्या होता है? कोई मतभेद, डिफरेंसेस, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज में डिफरेंसेस है, या एम्प्लॉयर के बीच है, या दो वर्कमैन के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। इस तरीके के डिस्प्यूट्स को जहां पे मतभेद है या डिस्प्यूट है और वो रिलेटेड किस चीज से? लेबर क्या का कुछ डिमांड्स है, मैनेजमेंट के कुछ कंसर्न से जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, और इस चीज पे म्यूचुअल एक कंसेंट नहीं बन रहा है कि जो भी लेबर डिमांड कर रहा है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं लेबर के साइड से, तो डिस्प्यूट हो सकता है। तो डिस्प्यूट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा होना चाहिए? इंडस्ट्रियल नेचर का, राइट? ये है किसके किसके बीच डिस्प्यूट हो सकता है, जो मैंने अभी बताया वही है। समझ में आया ना? ये सेकंड पॉइंट। एंड देन डिस्प्यूट मस्ट पर्टेन टू सम वर्क रिलेटेड इशू, यानी जो डिस्प्यूट है उसका जो जड़ है वो काम से रिलेटेड होना चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, और किसी तरह का डिस्प्यूट वहां पे नहीं सेटल किया जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या ऑथोरिटीज हैं सेट किए गए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, जिसके थ्रू हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं? देखो, वर्क्स कमिटी, मैंने कहा था पहला ही वर्क्स कमिटी, उसके बाद कंसिलिएशन ऑफिसर, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, इन चारों में नहीं होता है देन लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट जाने का मतलब होता है कि अब आप बाहर चले गए, अब वहां के लोग इस प्रॉब्लम को सलटाएंगे। यहां तक आपसी है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये सब चीज, ये सारे मशीनरी होते हैं, लेकिन लेबर कोर्ट बाहर हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इंडस्ट्री लेवल पे हो गया, एंड देन नेशनल ट्रिब्यूनल जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस का जो केसेस होता है उसको डिस्कस किया जाता है। समझ में आया? या फिर जिसमें एक से अधिक जगह के इंडस्ट्री एसोसिएटेड होते हैं वो नेशनल ट्रिब्यूनल में जाता है, राइट? अब समझ में आया कितने मशीनरीज है? वर्क्स कमिटी, कंसिलिएशन ऑफिसर अकेला है, देन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, देन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो पूरा मसले की छानबीन करेगा, और तब नहीं हुआ तो लेबर, एंड देन इंडस्ट्रियल, एंड देन नेशनल, राइट? ठीक है, वर्क्स कमिटी खत्म कर लेते हैं आज, फिर आगे करेंगे। ठीक है ना? अभी समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है ना? ठीक है, ये खत्म करने के बाद आपका एक और भी पॉइंट होगा सिलेबस में, देखिएगा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन है सिलेबस में। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन क्या है और कंसिलिएशन क्या है, कंसिलिएशन का पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, आर्बिट्रेशन का पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, ये खत्म करके हम उस पर चलेंगे, उसके बाद कोई दूसरा एक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, वर्क्स कमिटी बहुत बेसिक कमिटी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरल हो या स्पेशल ऑर्डर का होता है, वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अनुमति से इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जहां पे 100 या 100 से अधिक वर्कमैन हैं, ठीक है ना, इन विच 100 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और हैव बीन एम्प्लॉयड, या किसी एक डेट को एम्प्लॉय थे अब निकल गए, ठीक है ना, लेकिन इस 12 महीने के अंदर कभी भी अगर 100 या 100 से अधिक एम्प्लॉय थे इसमें, तो वहां पे आप वर्क्स कमेटी का गठन कर सकते हैं। सब फेल हो गया, ये सारी मशीनरी फेल है आज की डेट में, कुछ काम नहीं आता है, राइट? लेबर
कोड अभी भी है एग्जिस्टेंस में जो काम आता है। दीज आर एक्चुअली वॉलेंट्री बेसिस, ठीक है ना, इसके लिए आपको कंपलसरी नहीं कर सकते, इसीलिए आज के डेट में सबके अपने ड्रॉबैक्स हैं, सब फेल हो गया है। द वर्क कमिटी इज अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज वर्कमैन, एम्प्लॉइज, ठीक है। वर्क कमिटी इज ए फोरम फॉर एक्सप्लेनिंग द डिफिकल्टीज ऑफ ऑल पार्टीज, हर एक पार्टी को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, वो वहां पे जाकर के बोल सकते हैं। एंड जो मेन कंसर्न है वर्क कमेटी का, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नॉर्मली जो ऑपरेशनल लेवल पे रोज के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को तुरंत निपटारे के लिए वर्क कमेटी का गठन किया गया है। फंक्शंस क्या है? ग्रीवेंसेस को हैंडल करना, एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के बीच में जो भी ग्रीवेंसेस है उसको खत्म करना। ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स, शिकायत जो मन में है आपको, उसको उसी समय खत्म करना, एड्रेस करना। कहाँ पे ये गठित किया जा सकता है? जहां पे 100 या 100 से अधिक एम्प्लॉय पिछले 12 महीने में कभी भी थे, ठीक है। It shall be the duty of the works committee to promote measures for securing and preserving, अमिटी मतलब amicable, दोस्ताना, ठीक है ना। amicable वर्ड जानते होंगे, फ्रेंडली, एमिकेबल, उसको एमिटी बोलते हैं, यानी दोस्ताना। एमिटी एंड गुड रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन दोनों पार्टी, बोथ द पार्टीज, राइट, उसको प्रमोट करना इसका कंसर्न है। टू कमेंट अपॉन मैटर्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट और कंसर्न, कॉमन इंटरेस्ट मतलब जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के इंटरेस्ट का जो मैटर है उस पर टिप्पणी करना, उसके बारे में बोलना। एंड टू एंडेवर टू कंपोज एनी मटीरियल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर, और इस तरह का प्रयास करना कि इस तरह के मुद्दे पर जिसमें कॉमन इंटरेस्ट की बात है, दोनों का हित या दोनों का अहित हो सकता है, वैसे मैटर पे टिप्पणी करना और जो भी मटेरियल डिफरेंसेस उसको शांत करना, हटाना, और एक जैसे पॉइंट पे दोनों को अग्री करना, राइट, ठीक है। डिसीजंस ऑफ द वर्क कमिटी आर नॉट बाइंडिंग, मैंने अभी कहा था ना, ये सारे फेल है क्योंकि ये सारे वॉलंटरी है, बाइंडिंग नहीं है। जो वर्क्स कमिटी ने डिसीजन लिया है इससे बंधा हुआ नहीं है दोनों पार्टी, वो उसके बाद भी आगे जा सकता है, ठीक है। तो जब तक आप उसको इन्फोर्स नहीं करते हैं, जब तक वर्क्स कमेटी के पास ये ताकत नहीं है कि वो अपने डिसीजंस को इन्फोर्स भी करा सके, तब तक तो वो गुड फॉर नथिंग ही है ना, ठीक है ना। मैं बोलती हूँ कि तुम लोग हल्ला मत करो, बट यू कीप डूइंग, फिर मैं बोलती हूँ हल्ला मत करो, बट यू कीप डूइंग। पर मुझे मैनेजमेंट ने कोई राइट नहीं दिया है कि आप बाहर निकाल सकते हैं बच्चों को, आप एब्सेंट मार्क कर सकते हो, आप किसी तरह का कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो, तो फिर क्या ही मतलब उस बोलने का कि शांत रहो शांत रहो शांत रहो, यूजलेस हो गया ना। वही समझ में आया, बनाया गया था अच्छे पर्पज से, लेकिन हम बोलते हैं ना कि जितने भी एक्ट बनाए गए हैं वो सबका जो इंटेंशन है वो अच्छा है, लेकिन वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है? हमारे बीच इम्प्लीमेंट होता है, जो हम बहुत दिमाग लगाते हैं कि हर एक्ट को कैसे हम अपने तरीके से मोल्ड कर दें, चेंज कर दें, हर एक्ट में कैसे दोष निकाल लें, ठीक है ना। तो इसीलिए हर एक्ट में आपको बाद में डिसएडवांटेजेस मिलने लगता है। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े या भी रुक जाए? जल्दी बोलिए। आपकी क्लास है? आपका है? हाँ है सर, देख लो एक बार, अगर होंगे तो फिर मैं कंक्लूड कर दूंगी अटेंडेंस लेके, अगर नहीं होंगे तो थोड़ा ब्रेक देके फिर शुरू कर देंगे। मैम ऐड ऑन का क्या होगा मैम, वो चलेगा कि बंद रहेगा? कौन सा ऐड ऑन? पेरोल मैनेजमेंट का, पेरोल मैनेजमेंट मैंने बताया तो था आपको,